मोबाइल जो है ये टॉयलेट में ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? अभी तो दिन की शुरुआत मोबाइल पे इंस्टाग्राम से होती है, पर डेफिनेटली दैनिक वास्तु के हिसाब से मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपना बिजनेस और अपनी ग्रोथ स्टैब्लिश करते हैं इनफैक्ट। तो ऐसी मतलब मोबाइल एक देखा जाए तो अपनी ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हमें डेफिनेटली टॉयलेट में नहीं ले जाना चाहिए, वो वास्तु दोष में ही आता है। अच्छा, यहाँ जितने दर्शक बैठे हैं और मैं देख रही हूँ छात्र भी हैं और आम लोग भी हैं, आप हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बता सकते हैं कितने लोग हैं जो टॉयलेट में मोबाइल ले जाते हैं? अरे क्या, देखिए मैं आपकी ईमानदारी को सलाम करती हूँ। देखिए, और ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी भीड़ में वो अकेले हैं। क्या आप में से कोई नहीं ले जाता है टॉयलेट में मोबाइल? कोई ले जाता है? आप लोग भी ले जाते हैं? अच्छा, तो ये अच्छा जनरली जो है ये हाँ, अच्छा ये बड़ा वैलिड सवाल करा है। अच्छा हाँ, आप सवाल पूछिए, चलिए माइक पे पूछिए। नमस्कार, मैं रोशनलाल इंदकमी दिल्ली से ही हूँ। जी। अब जैसे हम लोग वॉशरूम में जा रहे हैं या बाहर पब्लिक पैलेस में हैं, तो उस टाइम तो जेब में ही रहेगा, तो उस टाइम में मोबाइल को कहाँ रखेंगे? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया है मुझे लगता है इन्होंने। तो सही कहा, क्योंकि बात तो वही है कि वो फोन आपके साथ है, उसकी ऊर्जा आपके साथ है और आप टॉयलेट में जा रहे हैं, फिर चाहे घर के हो या फिर पब्लिक वॉशरूम में हो, क्या करें? तो इसमें डेफिनेटली अपने साथ ही ले जाना होता है। टॉयलेट में वास्तु दोष कब आता है? जब आप माइंडफुल नहीं होते हो। वास्तु का मतलब है माइंडफुल होना। जैसे आप अभी चेयर में बैठे हैं तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि चेयर टूटी हुई ना हो। तो अगर आप टॉयलेट में जाते हैं तो आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं, पॉकेट में रखा है, तो वहाँ वास्तु दोष नहीं आएगा। हाँ, चलिए, जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए, और अच्छा सवाल था। बीच बीच में आपके जो भी सवाल हो वो भी आप रख सकते हैं। हम एक दो सवाल करके यहाँ पर मैं करके और उसके बाद आपसे भी हम लोग सवाल लेंगे। संजीव जी, पितृदोष का ऐसा खौफ है लोगों के मन में कि जो पितृ जो हमारे अपने पूर्वज रहे हैं उनसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा भयभीत कर दिया जाता है। ये क्यों होता है? जो पितृदोष है वाकई में वो क्या है, कितना डरने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जहाँ ये एस्ट्रोलॉजर कहिए या जो भी पर्सन को अगर पता नहीं चलता है ना एक्चुअल रीज़न क्या है, जो मैंने देखा अपने पास केसेस में, बहुत सारे केसेस में रिसर्च की, स्टडी की, तो जब उसको रीज़न पता नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो बोलते हैं भाई ये पितृदोष है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जबकि रियल रीज़न वो नहीं है। रियल रीज़न कुछ और होता है। मैं आपको बताऊं, 90% चीज़ों में, जैसे हम देखते हैं, कोई बोलता है कि भाई मेरा राहु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा ये खराब है, और हमने देखा जब हम नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं ना, तो नाड़ी ज्योतिष में रियलिटी बहुत अच्छे से पता लग जाती है। जो वैदिक ज्योतिष में हम बोलेंगे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन जरूर आती है कि भाई ये यहाँ खराब है, या नीच है, या ऊंच है, वो हमारे यहाँ देखा जाता है तो हम बोलते हैं यार ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। फिर हम उसको वेरीफाई भी करते हैं, अच्छा ये प्लैनेट तुम्हारे इतने साल पहले यहाँ आया था या इतने महीने पहले आया था, तब का टाइम कैसा रहा? वो टाइम तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ग्रोथ हुई, बहुत बढ़िया रहा, फाइनेंस भी अच्छा था। तो क्या 90% लोगों को पता ही नहीं होता रियल रीज़न क्या है मिजरी का? प्रॉब्लम ये है। तो पितृदोष, देखिए मेरा ये मानना है, और गुरुदेव से भी जो हमने ये सीखा, मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो हमने ये सीखा कि भाई कभी भी किसी के एंसेस्टर्स किसी को कर्स नहीं करते। जैसे ही वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनको वैसे भी कहाँ बहुत चीज़ों का भान हो जाता है अपने सुख से, तो कभी भी कोई कर्स नहीं करते। हाँ, आपसे कोई गलती हो गई हो तो तिलाहोमा होता है कि आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ें हो गई, तो कभी एक बार भी अमावस्या के दिन तिलाहोमा कर दिया, आपने अर्पण दे दिया, दैट इज़ गुड एनफ, पर उसे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं कि इसकी वजह से हो रहा है। रियल रीज़न जो है वो कुछ और होता है, मेनी ए टाइम्स 95-99% ऑफ द टाइम कुछ और होता है। पितृदोष हम मना नहीं करें कि ये नहीं होता, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि पितृदोष है, पर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा अर्पण कर सकते हैं, उनको एंसेस्टर्स को ब्लेसिंग दे सकते हैं, आप ध्यान के थ्रू उनको
तर्पयामी ऐसे बोल के जो एक विधि के अनुसार उनको आप उनको ना उनकी आत्मा को, उनकी चीज़ों को शांति कर सकते। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये पितृदोष है, नाड़ी दोष है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे नहीं लेना चाहिए, आपको किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए और वो सब मेरी बात से सहमत होंगे कि इस सब चीज़ों में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि संजीव जी, मैंने निजी तौर पर ये देखा है कि ज्योतिष जो सौभाग्य से हम भारतवर्षवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा विज्ञान है जिससे आप अपना जो पूरा जीवन है वो रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, क्लैरिटी मिल सकती है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन ज्योतिष से हमें डराया ज़्यादा जाता है। जी, जी, तो जी, ये जो चीज़ है, इससे मुझे लगता है लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये अनफॉर्चुनेट है कि जिनको कहीं ज्ञान नहीं होता, जिनको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, तो वो बोलने लग जाते हैं। एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं हम नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी को देखना मिस कर देते हैं। प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन पे भी बैठा हुआ है और नक्षत्र के स्वामी अगर सही नहीं है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा लाइफ में। तो ये जैसे नाड़ी दोष, हमें कई बार लोग बोल देते हैं नाड़ी दोष क्या हुआ कि भाई आपके अगर अष्टकूट मिलान में दो, अगर आपके नंबर 0 है कहीं ना कहीं नाड़ी में, तो वो बोलते हैं नाड़ी दोष है, मतलब आपकी लीनिएज में कहीं प्रॉब्लम है या आपको चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम हो सकती है, आप सेम लीनिएज से कुछ। पर हमने इतना रिसर्च कराया, देखिए मैं 70-75 ज़्यादा कंट्री में मेरे स्टूडेंट्स हैं और हम खूब रिसर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर जो कूट मिलान है नाड़ी दोष का 0.0 भी है तभी बच्चे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। मतलब मैं और हस्बैंड वाइफ खुद एग्जांपल है, हमारा भी नाड़ी अगर कह लीजिए कि मिलता है 0 नंबर है अगर उसमें, पर ऐसा नहीं होता। बच्चों के लिए देखना चाहिए होता है 2nd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस, अगर वो आपके चार्ट में है तो आपके बच्चे होंगे ही होंगे और अच्छे होंगे। इससे नाड़ी दोष को जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि कई लोग इसमें हो सकता है ना माने, कई ज्योतिषी, पर मेरे पास रिसर्च है, केस स्टडीज़ है, और मैं बोलता हूँ आप मुझे 5-10 केस स्टडीज़ दिखा दीजिए जहाँ पर 2-5-11 चार्ट है, लड़की के चार्ट में है और उसको बेबी या बच्चे नहीं हुए। ऐसा होता ही नहीं। नाड़ी दोष होने के बाद भी, हाँ अगर नाड़ी दोष है तो बच्चे नहीं होने चाहिए, पर ऐसा पूर्णतः सिद्ध नहीं होता कहीं पर भी। तो देखिए जो ज्योतिष है वो साइंस है, प्योर साइंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आंख बंद करी और आपने कुछ भी बोल दिया। इसे प्योर साइंस, प्योर कैलकुलेशंस। तो अगर आपका चार्ट कुछ बोल रहा है विद राइट डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, तो वैसा ही आपकी लाइफ में घटित होता है। पर हमारे जानने वाले कम है दुनिया में इस चीज़ को। नहीं तो मैं बोलता हूँ जैसा चार्ट होता है वैसा आदमी होता है, जैसा आदमी होता है वैसा चार्ट होता है। एग्जैक्टली ईयर वाइज, मंथ वाइज और डेट वाइज कैलकुलेशन में कम जाते हैं, पर मंथ वाइज भी वही होता है। अब देखते हैं कि भाई किसी का शादी करने का मन नहीं है, बोलता है नहीं, और जैसी दशा अंतरदशा चेंज हुई वैसे बोलते हैं नहीं अब शादी कर सकते हैं। तो बहुत इवेंट कनेक्टेड हैं आपकी टाइमलाइन से। जी, तो वो जो पीछे दिखाते हैं फिल्मों में वायलिन बजने लगते हैं जीवन में, वो दरअसल आपके ज्योतिषीय परिवर्तन होते हैं और तभी आपकी जो मन दशा है वो सब बदल जाता है। बहुत ही एप्ट आपने ये बात कही है संजीव जी। संजीव जी से इस बिंदु पर कोई सवाल करना चाहता है? आप करना चाहते हैं? इन्हें माइक दिया जाए। ये इन्हें माइक दिया जाए लेफ्ट पे। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अब मांगलिक दोष, मैं थोड़ा बोलता हूँ कि मांगलिक दोष भी लोग बोलते हैं, उसमें भी बहुत झोल है अगर देखा जाए तो वो भी हम आपसे समझने वाले हैं। इन्हें माइक दिया जाए, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मेरा सवाल संजीव जी से है। अक्सर देखा जाता है ज्योतिष में जब भी किसी के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आपका जन्म स्थान, समय ये पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे। क्या ज्योतिष में ऐसा कोई विधान है जिनका ना कोई समय पता है, ना उन्हें अपना प्लेस पता है? ऐसे लोगों के लिए क्या समाधान है अगर वो अपना कोई समाधान चाहते हैं तो? जी, देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, किसी को डेट भी नहीं पता होता, कंफ्यूजन होता है। तो उसमें एक आता है प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष जो है आपको एग्जैक्ट आंसर दे देता है और वो इतना एक्यूरेट है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मतलब वो 99% होता है, 99.99। कैसे कि जैसे सपोज आप बोले कि मेरा ये बिजनेस है, ये चलेगा नहीं चलेगा, या ये बिजनेस मैं करना चाहता हूँ, किस तरह का बिजनेस, तो ये सब आंसर प्रश्न ज्योतिष में होता है। उसकी लिमिटेशन ये है कि आप एक बारी में एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो सपोज आपको अगर फिर जानना है कि हाँ भाई मेरी शादी कब होगी सपोज, तो वो क्वेश्चन फिर हम बोलते हैं आप 3-4 दिन बाद करिए। तो उसमें एक कैटेगरी से लेकर आप बिना डेट टाइम प्लेस हुआ और उसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिल सकता है। और अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे sanjeev_astro, ये ट्विटर है, यहाँ मैं बहुत भविष्यवाणी करता हूँ। ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ जो है, ज़्यादातर क्या 95% से ऊपर भविष्यवाणियाँ जो है इसमें प्रश्न ज्योतिष के बेस पे है। कैसी भविष्यवाणियाँ, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, कौन किसकी सरकार आएगी, नेम एनी, कोरोना कब जाएगा, राम मंदिर कब बनेगा, इन सब की एग्जैक्ट मंथ वाइज प्रिडिक्शन की गई है प्रश्न ज्योतिष में। तो मंडेन लेवल पे भी और इंडिविजुअल के लेवल पे भी जो है प्रश्न ज्योतिष बहुत अच्छा काम करता है। सपोज 2 कंपनियां हैं, भाई मेरे को ऑफर लेटर है 2 कंपनी से, कौन सा कंपनी मेरे लिए अच्छी रहेगी, 2 बिजनेस है, कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो सब आंसर आपके प्रश्न ज्योतिष से हो सकते हैं। देखिए, और अभी किसी के पास 2 ऑफर लेटर हो वो संजीव जी से पूछ सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका, और आपका आपके सवाल के लिए। जयश्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं उनके लिए चुनौती एक ये भी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए अब जैसे बाहर काम करने के लिए बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या जो वास्तु है वो आप पर असर डालता है? जहाँ पर आप लेट्स से कि 1 BHK या 2 BHK में रह रहे हैं और वो भी आप शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हैं, वास्तु क्या ऐसी परिस्थितियों में आप पे असर डालता है जहाँ पर आपको किसी भी कंपल्शन के चलते रहना पड़ा है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए रहना पड़ा है? क्योंकि हमने देखा है 7-7, 10-10 साल भी लोग रहते हैं इन परिस्थितियों में। फिर ऐसे में वास्तु कितना असर डालता है? तो इसका जो जवाब है बहुत सिंपल है। वास्तु का मतलब है जहाँ आप अभी रह रहे हो वो स्थान आपके लिए कैसा है। तो जैसे आपने घड़े में पानी भरते हैं तो वो जो पानी है घड़े का शेप ले लेता है, वैसे ही अपने जहाँ भी रह रहे हैं उस जगह का जो एनवायरनमेंट है वो हमें प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए हैं और उसी से अगर अपने मेल नहीं खाएंगे तो अपने लाइफ में दोष आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जैसे सिंपल चीज़ों में जैसे मैंने कहा कि शयन कक्ष मतलब सोने वाला स्थान है, बेड के नीचे आपका कुछ सामान नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, आसपास दीमक नहीं लगी होनी चाहिए। दीमक बहुत वास्तु से नेगेटिव होती है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो लैंड है अपनी, जो अगर आप देखेंगे डेजर्ट में घर बनाते हैं और एक फर्टाइल लैंड में घर बनाते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। वैसे ही अगर दीमक लगी हुई जगह है वहाँ रह रहे हैं तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी कि जो लैंड है वही दूषित है, तभी तो दीमक लग रही है ना उस लैंड से ही। तो वहाँ पे अपने को ध्यान रखना है और अच्छी वेंटिलेशन हो, अच्छा सनलाइट आ रहा हो और अपने ज़्यादा मोबाइल ना देख रहे हो, क्योंकि उसमें वापस अटेंशन की प्रॉब्लम आने लगती है। और थोड़े नेचर में ज़्यादा रहें, बाहर ज़्यादा जाएं, क्योंकि नेचर इटसेल्फ इज़ फुल ऑफ वास्तु। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है जितना अपने को नेचर से मिल सकती है किसी से नहीं मिल सकती। एक ग्रंथ है 15th सेंचुरी का, जो कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया है ना, उनका लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत एक लाइन में वास्तु को सिंप्लीफाई कर दिया। जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है तो वो जगह अपने आप इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वहाँ अपने देवता का स्थान बना सकते हैं। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव है उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, इससे अच्छा है हम पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दें। तो मतलब कैसे आप पॉजिटिविटी एक जगह की, मतलब एक रैंडम, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वास्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मैं कर सकती हूँ कि उस जगह की सकारात्मकता को मैं बढ़ा सकती हूँ जी, उसके लिए मैं क्या क्या करूँ, उसके लिए क्या? उसके लिए सबसे जो ग्रंथ में दिया है, सारे ग्रंथों में एक ही कॉमन चीज़ दी गई है, वो है गोबर का लेप। तो जैसे जब मैं मेरे इंस्टाग्राम में मैं रील्स डालती रहती हूँ साइट का, तो सबसे पहले मैं साइट को सकारात्मक ऊर्जा के लिए गोबर का मतलब 100 किलो गोबर, देसी गोबर का पूरा लेप करवाती हूँ। उसके ऊपर औषधियाँ दी गई हैं। जैसे अपने बॉडी में मल्टीविटामिन अपने को चाहिए, वैसे ही लैंड को भी मल्टीविटामिन चाहिए, तभी वो बहुत ज़्यादा अपने को फ्रूटफुल होगी। तो वैसे ही गोबर का लेप, और घर में भी अपने ना थोड़ा सा गोबर का जैसे मूत्र है वो थोड़ा पानी में डाल के उसका अपने पोछा लगा सकते हैं। और सर्व औषधि थोड़ी थोड़ी डाल के जैसे प्लांट्स में रख सकते हैं। प्लांट बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है, तो
इंडोर प्लांट्स से घर को डेफिनेटली सजाना चाहिए, और ऐसे पिक्चर्स नहीं होने चाहिए जिससे अपने भयभीत हों, या स्पेशली अपने रात को सो रहे हैं और उठते हैं मिरर सामने है या एली वे में है जिसको देख के अपने डर जाएं। तो यानी कि भयभीत करने वाली चीज़ें अपने आसपास ना रखें। तो वास्तु इतना ही सिंपल है एक्चुअली। इस बिंदु पे जयश्री जी से किसी का सवाल है? आप माइक ले लीजिए, माइक दे दीजिए उन्हें। हाँ जी, मेरा नाम नित्यानंद, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी हूँ। जी अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछा, जो आपने जो ये वास्तु दोष के लिए निवारण बताया है, जी ये गोबर का जो लेप बताया, गाय का या किसी, क्योंकि गाय भैंस का ही मिलता है हमारे यहाँ, तो गाय का अच्छा रहेगा या और दूसरे भैंस वगैरह का नहीं? जो शास्त्र में है वो तो देसी गाय का ही लेप बताया है, क्योंकि उस देसी गाय में जो बहुत सारे मिनरल्स हैं वो लैंड को भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल करते हैं। तो एक फर्टाइल लैंड में घर बनता है तो वो घर भी हमें बहुत ऊर्जा देता है। अच्छा, ये बताइए, ये रोज ही करना चाहिए क्या, हफ्ते में 1-2 बार करें, या जैसे इसको मतलब अपना जो लेप बनाए घर पे, तो ये 1-8 बार ही करें, या कभी रोज करते रहे, तीसरे चौथे दिन करें, या हफ्ते में करें, या कैसे, उसका पीरियड भी बताइए ना। जी, जैसे अगर आप गौमूत्र का यूज़ कर रहे हैं तो वो डेली यूज़ कर सकते हैं पोछे में, और गौमूत्र का नहीं, जो गोबर का लेप है वो हफ्ते में एक संडे जैसे आप ले सकते हैं। अगर आपको वो भी डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इनफैक्ट हवन कर सकते हैं, वास्तु शांति हवन जो अपने करते हैं उसमें अपने गोबर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी का हवन अपने वीकली कर सकते हैं। तो इससे भी अपने को बहुत जो अपना एनवायरनमेंट है वो बहुत ऊर्जावान हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी सनातन संस्कृति यही रही है कि पहले भी हम लोग देखते आए हैं अपने हमारी जो जड़ें और आत्मा है वो गांवों में है, और अभी भी हम देखते हैं कि गोबर का लेप करना ये बहुत आम बात है वहाँ, ये दिनचर्या का हिस्सा है, और इसीलिए शायद बहुत अच्छा लगता है। अब जब हम इस शहरी टॉक्सिसिटी से जाते हैं गांवों की तरफ तो हमें बहुत अच्छा लगता तो है। हम लोगों ने तो क्या है ना, गोबर की मैट बना ली है, अपने सबको देते हैं कि भाई उसी पे बैठ के आप ध्यान करिए, योगा करिए। उससे जो मॉडर्न मशीनरी से भी चेक किया है तो अपने जो ब्रेन का जो अल्फा जो है वो काफ़ी बेटर दिखाई दिया है। तो बहुत बहुत शानदार। अच्छा, ये एक सवाल हो रहा है जी जी मैंने अभी हाउस बनाया है जी जी 6 महीने पहले, जी। दिल्ली के अंदर ही बनाया है, और कोई एक जैसे हमारे गुरुजी बैठे ऐसे आए, भाई आपका रसोई इधर होना चाहिए, उसका उधर होना चाहिए, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, तो इसमें कुछ वास्तु दोष आता है क्या, कि वो वैसे ही बता गए हैं मुझको? थोड़ा बताइए, आप बताइए कि उसको कैसे करें, या उसकी चेंजिंग करें? चेंजिंग तो मुश्किल है जी। लेकिन इसका दोष निवारण भी तो कोई होगा। तो जैसे विश्वकर्मा प्रकाश है जो भगवान विश्वकर्मा जी ने ही लिखी है, उसमें 1400 वर्सेस हैं। उन 1400 वर्सेस में सिर्फ जो 25 वर्स हैं वो सिर्फ प्लानिंग पे है, यानी कि 5% से भी कम हुआ। तो प्लानिंग जो होनी चाहिए वो वास्तु में करीब 4 से 5% ही इम्पोर्टेंस रखती है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है शैल्य दोष, यानी कि गर्भ में जो भी दोष है, हड्डी भूसी जो भूमि के नीचे है, वो दोष अगर अपने निकाल के फिर घर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर बनने के बाद हमें क्या पता क्या दोष है क्या नहीं है, इसीलिए सर्व औषधि और गोबर का लेप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का बताया है। उसके लिए सबसे इजी है वास्तु शांति हवन करते रहें। जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी धन्यवाद। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से कोविड के बाद से अक्सर लोगों के साथ लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो बढ़ रही हैं, और हालांकि बहुत ध्यान भी रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं अचानक से, लेकिन उसके बाद भी सडन हार्ट अटैक्स हम देख रहे हैं, और बहुत अल्पायु में कई लोग जा रहे हैं। क्या इंडिकेशंस इसकी होती हैं कुंडली में किसी तरह की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीमा जी। तो देखिए, ज्योतिष का एक पार्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम जो भी राशि नक्षत्र हैं, जो भी पर्सन नेटिव है, जो जातक है वो पैदा हुआ है इस टाइम में, तो उसका पूरा हेल्थ का चार्ट आ जाता है। क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या देखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो लग्न का नक्षत्र है वो आपको 90% ऑफ द बीमारी बता देगा।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हर नक्षत्र जो है ना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बीमारी से कनेक्टेड है और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये बॉडी पार्ट हमारा अफेक्टेड हो सकता है और इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। तो 5 तरह की चीज़ें मैं बताऊंगा जिसको देख के आपको ये पता लग जाएगा कि इस जीवन में आपको किस किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। और अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 60-70% ऑलरेडी हैं, मैं फेस कर चुका। अगर आप 40-50 साल के हैं, 30-40 साल के हैं, तो मैं फेस कर चुका। तो मैं बताता हूँ 5 चीज़ें। सबसे पहले क्या देखना चाहिए, असेंडेंट लग्न का नक्षत्र देखा, वो बॉडी पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है और उसमें जो बीमारियां होती हैं, गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको, इतना कोई बहुत वो नहीं है। पर पहले असेंडेंट का नक्षत्र, फिर उसके बाद फर्स्ट हाउस में देखिए, फर्स्ट हाउस 12 हाउसेज होते हैं ज्योतिष में, फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, ठीक है, उसका नक्षत्र। फिर मैं बोलता हूँ असेंडेंट लॉर्ड का नक्षत्र। तो असेंडेंट लॉर्ड क्या हुआ, जैसे सपोज करो आपके फर्स्ट हाउस में पहला 1 नंबर लिखा हुआ, तो आपकी एरीज राशि हो गई, एरीज लग्न हो गया, और जो उसका लॉर्ड हो गया वो मंगल हो गया, ठीक है। तो असेंडेंट लॉर्ड जो प्लैनेट बैठा है उसका नक्षत्र और असेंडेंट का नक्षत्र, 3 चीज़ें ये देख लेंगे तो आपको पूरा 90% जो है बीमारी का पता चल जाएगा कि ये बीमारियां जो है मेरे को हो सकती हैं। ये बीमारियां, सारी नहीं, कुछ बीमारियां उसमें से मेरे को ज़्यादा प्रभावकारी या मेरी लाइफ में रहेंगी। उसके अलावा सन और मून, ये किस नक्षत्र में है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम शारीरिक ना हो के मानसिक भी होती है। तो सन आपका सोल, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी को बताता है, आपके एनर्जी लेवल को बताता है, आपकी सोल को बताता है। और मून जो है आपका मन कैसे, तो मानसिक तरह की बीमारियां आपको मून के नक्षत्र से पता लग जाती है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप एग्जैक्टली पता लग जाता है आपको किस तरह की बीमारियां होंगी, और ज्योतिष की तरह से, नाड़ी ज्योतिष के अध्ययन से और उसकी एनालिसिस से पता लग जाता है कि ये कब आएंगी और क्या उपाय हैं। देखिए रेमेडीज़ भी होती हैं, वैसे तो जो चीज़ होनी है वो होती हैं। रेमेडीज़ का इतना ही योग है कि आप थोड़ा चीज़ों को कम कर सकते हैं। अब देखिए रेमेडीज़ हज़ारों तरह की दुनिया में, पर मेरा ये मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो है ना, आप प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। कोई बोलेगा या पीपल में ये चढ़ा दो, वो कर दो। देखो हो सकता है कुछ टाइम वो काम करें, मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध को काटना बहुत इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा उपाय है ध्यान से ही कर्मों को काटा जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। ध्यान हो गए, मंत्र हो गए, और ऑब्वियसली वास्तु बहुत हेल्प करता है कहीं ना कहीं। आपकी जो भी बीमारियां हैं, अगर आप सही एनर्जी स्पेस में नहीं हैं, कहीं ना कहीं जयश्री जी ज़्यादा उसमें ऐड कर पाएंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी बीमारियों में आपकी प्लेस का भी बहुत कनेक्शन है। तो ज्योतिष बता देगा आपको कि कब क्या होगा, आपको उपाय भी पता चल सकते हैं कि क्या भाई कौन सा, सपोज करो जुपिटर, मार्स और सैटर्न है, सैटर्न आपका अफ्लिक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 चीज़ बताऊं, सपोज करो आपका मरकरी अफ्लिक्टेड है, अगर तो स्किन की बीमारी हो सकती है। सैटर्न मरकरी अगर अफ्लिक्टेड है तो क्रोनिक स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। मून या वीनस अफ्लिक्टेड है कहीं ना कहीं तो आई से रिलेटेड हो सकती है। वीनस अफ्लिक्टेड है तो जेनिटल ऑर्गन से हो गया। मार्स अफ्लिक्टेड है तो डाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो जुपिटर अफ्लिक्टेड है तो डायबिटीज़, ओबिसिटी। तो हर तरह की, हर प्लैनेट से रिलेटेड 20 बीमारियाँ शास्त्र में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और ये एग्जैक्टली पता लग जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर भी हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं, इट हेल्प देम अ लॉट। मतलब उनको जब कई बार डायग्नोसिस समझ में नहीं आता क्या है, तो वो राशि नक्षत्र देख के बहुत अच्छे से। तो ये जो कमी आज जो है हमारे में सरकार से और सबसे और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप ज्योतिष ज़रूर सीखें। आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीख करके आप अपने मरीज का बहुत अच्छा से इलाज कर पाएंगे। देखिए वो एक अलग तरफ है, आप MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, पर ये विद्या हमारी सनातन की है। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, और आजकल दुनिया कर रही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च पे बहुत एम्फेसिस करूँगा कि आप करिए, देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जी।